आज के इस वीडियो में हम लोग स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस के बारे में सीखेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं उनका एक डिफिनिट अरेंजमेंट होता है। तो अगर उन पार्टिकल्स को अगर हम लोग पॉइंट से रिप्रेजेंट करें तो हम लोगों के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो जाएंगे और उनका जो स्पेस में अरेंजमेंट होगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स का, उसी को हम लोग क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिसेस कहेंगे। जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो रेड डॉट्स हैं, है ना, ये सब पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इन्हीं पॉइंट्स को हम लोग लैटिस पॉइंट या फिर लैटिस साइट भी कहते हैं। और इन्हीं का 3 डायमेंशनल अगर हम अरेंजमेंट करेंगे तो इन्हीं को हम लोग स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस कहेंगे। एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे ब्रेविस, जिन्होंने बताया कि अगर हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होगा तो उनको हम लोग स्पेस में 14 तरीके से यानी 14 तरीके से उसको हम लोग स्पेस में रेगुलर ढंग से अरेंज करते हैं और इन्हीं को हम लोग ब्रेविस लैटिसेस कहते हैं या फिर स्पेस लैटिसेस कहेंगे। तो अगर कोई कहेगा कि हमारे पास कितने ब्रेविस लैटिसेस है, तो हमारे पास 14 टाइप्स के ब्रेविस लैटिसेस या स्पेस लैटिसेस हैं। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो रेगुलरली जो है अरेंज है और ये जो पॉइंट्स हैं इन्हीं पॉइंट्स को हम लोग लैटिस पॉइंट या फिर लैटिस साइट भी कहते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे लैटिस पॉइंट्स और लैटिस साइट्स होंगे, है ना, जिनको हम लोग रेगुलरली अरेंज कर रहे हैं। और ये लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट जो है वो एक एटम, मॉलिक्यूल या फिर आयन को रिप्रेजेंट कर सकता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सॉलिड्स में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं। अगर हम लोग इस फिगर को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो हम लोगों को लगेगा कि यहाँ पर एक क्यूब है, ठीक है, जिसको हम लोग बार बार अरेंज कर रहे हैं। तो हम लोगों को पूरा ये जो है हम लोगों का स्पेस लैटिस बन जा रहा है। यानी जो स्मॉलेस्ट पोर्शन है, ठीक है, जिसको बार बार रिपीट करने से ये पूरा क्रिस्टल लैटिस बना है, उसी को हम लोग यूनिट सेल कहते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे यूनिट सेल्स होंगे जिनको हम लोग आपस में जोड़ेंगे तो हम लोगों को क्रिस्टल लैटिस या फिर स्पेस लैटिस जो है वो हम लोगों का यहाँ पर बन जाएगा। तो हमारे पास बहुत सारे लैटिस पॉइंट्स हैं, उनको जोड़ने से स्पेस लैटिस बना और एक छोटा पोर्शन हमारा यूनिट सेल है। अब अगर इस यूनिट सेल को हम लोग ध्यान से देखें तो इसमें हम लोगों को 3 साइड दिखाई देगा जिसको हम लोग एक्स, वाई और जेड एक्सिस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर ही हो, तो हम लोग एक्स डायरेक्शन के लेंथ को सी से, वाई डायरेक्शन के लेंथ को बी से और जेड डायरेक्शन के लेंथ को हम लोग ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी हमारे पास हर एक यूनिट सेल में 3 साइड्स होंगे, ठीक है, ए, बी और सी। और अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो साइड्स के बीच में हम लोगों को एंगल्स भी बनता हुआ नजर आएगा। तो जैसे साइड बी और सी के बीच के जो एंगल है उनको अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे, साइड ए और सी के, है ना, बीच के एंगल को बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे और उसी तरह साइड ए और बी के एंगल को हम लोग गामा से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी हम लोगों के पास अगर एक यूनिट सेल को देखा जाए तो हमारे पास 3 साइड हो जाएंगे और 3 एंगल्स हो जाएंगे। यानी एक यूनिट सेल को कैरेक्टराइज करने के लिए, यानी उसके प्रॉपर्टीज को बताने के लिए हमारे पास 6 पैरामीटर्स हो गए, 3 साइड ए, बी और सी और 3 एंगल्स अल्फा, बीटा और गामा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को स्पेस में रेगुलरली ढंग से अगर अरेंज करें तो हमारे पास 14 टाइप्स के स्पेस लैटिस बनेंगे और इसी 14 टाइप के स्पेस लैटिसेस से अगर हम लोग देखें तो 14 टाइप्स के हमारे पास यूनिट सेल्स बनेंगे, जहां पर ए, बी और सी जो 3 साइड है और जो 3 एंगल है उनमें अलग अलग हम लोगों का रिलेशन बनेगा, जैसा कि आप यहाँ पर कुछ फिगर्स के सहारे से देख रहे होंगे। तो उन 14 टाइप्स के अगर यूनिट सेल को देखा जाए तो सभी यूनिट सेल में ए, बी और सी या अल्फा, बीटा और गामा अलग अलग नहीं होता है। यानी उस 14 टाइप्स के यूनिट सेल्स में अगर देखा जाए तो सिर्फ 7 वेरिएशन होता है ए, बी, सी और अल्फा, बीटा और गामा में। और इसी चीज को अब हम लोग यहाँ पर जो है आज के क्लास में वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे।